पिछले वीडियो में जो है पढ़े थे हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। इस वीडियो में जो है हम लोग कुछ उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो सवाल लिखो, बढ़िया सवाल है। सवाल है हमारा कि एक सर्कुलर रिंग है, एक सर्कुलर ऐसे रिंग है, इसके 4 पार्ट हैं। ऊपर जो है y एक्सिस दिया हुआ है, ए वाला एक्सिस जो है ये हमारा z एक्सिस दिया हुआ है, और यहां से यहां तक जो है चार्ज प्लस दिया हुआ है, और यहां से यहां चार्ज जो है वो माइनस दिया हुआ है। ये प्लस और माइनस नहीं भी लिखेंगे तो फायदा नहीं है कोई, क्योंकि सवाल में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेमडा इक्वल टू दिया हुआ है लेमडा नॉट, लेमडा इक्वल टू लेमडा नॉट cos phi, where phi is the azimuthal angle, azimuthal angle। सवाल है find the electric field intensity, find the electric field intensity at the axis at distance 0, 0 x, 0, 0। मतलब x एक्सिस पे जो है हमको किसी एक डिस्टेंस दूर ओरिजिन से, माने इस पॉइंट से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो बढ़िया सवाल है, करते हैं सॉल्व। देखो ध्यान से समझना, ध्यान से। सबसे पहले तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझाते हैं कि इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है लेमडा नॉट कॉस फाई। लेमडा इज इक्वल टू क्या है, लेमडा नॉट कॉस फाई। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कॉस फाई जो है उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसे। तो हमको जो है 0 से लेके 2 पाई तक ही स्टडी करना है, 0 से लेके 2 पाई। तो ध्यान से देखो कि 0 से लेके पाई बाई 2 तक तो पॉजिटिव है, और फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक फिर से पॉजिटिव है। लेकिन निगेटिव कहाँ से कहाँ तक है, तो निगेटिव है पाई बाई 2 से पाई तक, और फिर पाई से पाई बाई 3 पाई बाई 2 तक निगेटिव है। यहाँ पे चार्जेस जो है निगेटिव है और यहाँ पे चार्जेस क्या है, पॉजिटिव। यही काम देखो, अगर लेमडा जो है जहाँ पे कॉस नेगेटिव होगा, जहाँ पे कॉस नेगेटिव होगा वहाँ लेमडा भी नेगेटिव होगा, जहाँ पे कॉस पॉजिटिव होगा वहाँ पे लेमडा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो है हमारा एंगल वो 0 है और यहाँ पर है पाई बाई 2। तो ध्यान से देखो कि 0 से पाई बाई 2 में कॉस कैसा होगा, 0 से पाई बाई 2 में कॉस क्या है, पॉजिटिव होगा। तो 0 से पाई बाई 2 तक चार्ज देखो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन फिर से देखो कि यहाँ पे जो है 3 पाई बाई 2 है और यहाँ पर हमारा पाई है। तो देखो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक, 3 पाई 2 से 2 पाई तक फिर से क्या है, पॉजिटिव है। देखो यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है, लेकिन निगेटिव कब है, तो निगेटिव है पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक। तो देखो पाई बाई 2 यहाँ पर है और 3 पाई बाई 2 जो है यहाँ से यहाँ तक निगेटिव है चार्ज। सही बात है, यहाँ पे इसको जो है सर्टिफाई कर रहा है। तो अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमको नहीं भी दिया रहता प्लस माइनस तो हम अपने से निकाल सकते थे। क्लियर हुआ कि नहीं, अच्छी बात है। अब से ध्यान से सुनना, सवाल को जो है हम थोड़ा सा 3D में फ्रेम कर रहे हैं, ऐसे कि यहाँ पर एक ऐसे रिंग है, ऐसे रिंग है, और ए वाला जो एक्सिस है वो हमारा क्या है, वाई एक्सिस, और ए वाला जो एक्सिस है वो हमारा है जेड एक्सिस, ठीक है, दिस इज जेड एक्सिस, और ए वाला जो एक्सिस है वाई एक्सिस है। अब हमको इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे जो इसका कोऑर्डिनेट दिया है x, 0, 0, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे निकालना है।
तो बिल्कुल निकाल देंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे चार्जेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेम नहीं है, चार्जेज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो चार्ज पॉजिटिव है, और थर्ड क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से थीटा एंगल ऊपर जाके, कितना एंगल, थीटा एंगल ऊपर जाके एक छोटा सा कट करते हैं, ऐसे ऐसे छोटा सा कट कर लेते हैं। ये थिकनेस को मान लेते हैं कितना, डी थीटा, इस थिकनेस को मान लेते हैं डी थीटा। तो ये छोटा सा लेंथ होगा डीएल, छोटा सा लेंथ कितना होगा, डीएल। समझ में आ रहा है, छोटा सा लेंथ कितना होगा, डीएल होगा। ठीक है, हम क्या किए कि इसको टॉप व्यू करके बना के दिखाते हैं कि यहाँ पर एक सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग है, और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। अब यहाँ से थीटा एंगल जाके ऊपर, थीटा एंगल ऊपर जाके एक छोटा सा कट किए हैं ऐसे डी थीटा का। तो बताओ कि ये जो हमारा रेडियस है आर है, आर का ई कॉम्पोनेंट कितना होगा, ये आर कॉस थीटा होगा यहाँ से यहाँ तक। अब आर का ई कॉम्पोनेंट कितना होगा, आर साइन थीटा। तो इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हो आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। लेकिन वाई एक्सिस में कितना कोऑर्डिनेट है, एक्स तो जीरो है, एक्स तो जीरो होगा, वाई जेड प्लेन है ना, एक्स जीरो होगा। फिर वाई कितना है, तो आर साइन थीटा है, और जेड कितना है, तो आर कॉस थीटा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। इसका कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया, लेट्स दिस पॉइंट इज ए, और इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया कितना, 0, आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा। अब बताओ डीएल इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इस डीएल को हम लिख भी सकते हैं, ये जो लेंथ है इतना दूर आया डीएल, थिकनेस डीएल आया, उस डीएल को हम लिख सकते हैं आर इंटू डी थीटा। और इस डीएल लेंथ पे मान लीजिए चार्ज कितना है, डी क्यू है। क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहाँ पर जो है, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डीएल लेंथ के कारण पी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं। इस डीएल लेंथ के कारण पी पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा सा कितना होगा, डीई फैक्टर होगा। क्या हम डीई फैक्टर लिख सकते हैं, अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। डीई फैक्टर क्या होता है, डीई फैक्टर क्या होता है, याद करो, के इंटू क्यू। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फैक्टर फॉर्मेट हम बताए थे, ई फैक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर फैक्टर, याद करो। ठीक है, आर फैक्टर ये था ना। तो हमको आर फैक्टर कौन है, तो आर फैक्टर है ए वाला, ऐसे आर फैक्टर ए वाला है, आर फैक्टर ए वाला है। तो के डी क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर फैक्टर। अब आर फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल निकाल देंगे, डीई फैक्टर इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू इंटू आर फैक्टर। आर फैक्टर कैसे निकालेंगे, अब ये काम करते हैं, आर फैक्टर निकाल ही लेते हैं, उसके बाद डी फैक्टर लिखेंगे। तो आर फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो कोई बड़ा टास्क नहीं। देखो आर फैक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे, पोजीशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखो हेड का पोजीशन फैक्टर माइनस टेल का पोजीशन फैक्टर। तो देखो हेड क्या है हमारा, पी पॉइंट है हेड, और टेल क्या है हमारा, ए पॉइंट है। तो पी का पोजीशन फैक्टर हमको पता है कितना, पी का पोजीशन फैक्टर है एक्स आई, कितना है कोऑर्डिनेट, एक्स आई प्लस 0 जे प्लस 0 के कैप, कितना है, आर पी का कोऑर्डिनेट है, माइनस इसका कोऑर्डिनेट है 0 आई प्लस आर साइन थीटा जे प्लस आर कॉस थीटा के कैप। तो घटाओगे तो आर फैक्टर इक्वल टू कितना आएगा, आ जाएगा एक्स आई माइनस आर साइन थीटा जे कैप माइनस आर कॉस थीटा के कैप। ठीक है, अगर हम पूछे कि आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो बिल्कुल निकाल सकते हो, एक्स का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट है माइनस आर साइन थीटा, उसका स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसका के कैप का स्क्वायर करोगे तो होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो बनेगा आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आर हो गया। देखो आर वेक्टर भी निकालिए और आर मैग्नीट्यूड भी निकालिए। अब बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा
डी वेक्टर इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू बाई आर क्यू मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2 है, उसका पावर कितना करना है 3 आर क्यू इंटू आर फैक्टर कितना है, तो एक्स आई आया माइनस आर साइन थीटा आया जे कैप माइनस आर कॉस थीटा आया के कैप। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। तो बताओ यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया डी वेक्टर इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू बराबर होता है लेमडा इंटू डी एक्स, लेमडा इंटू डी एल ना, लेमडा इंटू डी एल अपॉन ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू एक्स आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप माइनस आर कॉस थीटा के कैप। तो बताओ इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास डी वेक्टर इज इक्वल टू के लेमडा डी एल की जगह पे लिख दो आर डी थीटा, डीएल की जगह पे लिख देते हैं हम आर डी थीटा, क्योंकि ऊपर सब निकाल चुके हैं। देखो ऊपर सारा हम निकाल चुके हैं, निकाले है ना। देखो डीएल इक्वल कितना है, डीएल इक्वल टू आर डी थीटा है नए वाला, तो यहाँ पे पुट करने वाले हैं लेमडा इंटू डीएल की जगह पे आर डी थीटा बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू एक्स आई कैप माइनस आर साइन थीटा जे कैप माइनस आर कॉस थीटा के कैप। तो मल्टीप्लाई कर दो, डी फैक्टर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा के लेमडा आर डी थीटा इंटू एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू आई कैप, ई वाला इसके साथ पहले मल्टीप्लाई किए, फिर ई वाला के साथ माइनस हो जाएगा के लेमडा आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू जे कैप इंटू डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा छूट गया, तो यहाँ पर बच गया साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिए, और ये हो गया हमारा जे कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना के लेमडा आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा के कैप, ठीक है ना। कॉस थीटा इंटू डी थीटा कितना के कैप, इसको बढ़िया से लिख दो कॉस थीटा इंटू डी थीटा के कैप, ठीक है ना। इसका पावर हो जाएगा 3/2 इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा के कैप, दिस इज अलोंग जेड एक्सिस। अब बताओ यहाँ पे कि ये जो लिखा हुआ है ये वाला, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस। तो हम तीनों कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तीनों कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो डी ई एक्स कितना है, डी ई एक्स है हमारे पास कितना है, देखो डी ई एक्स है के एक्स लेमडा आर इंटू डी थीटा बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, यही ना है हमारा आई कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे एक्स एक्सिस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो बताओ कि ई नेट अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी कितना है, डी है के एक्स लेमडा आर डी थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू डी थीटा। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे डी थीटा हो गया। अब इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तब को 0 से लेके कहाँ तक करेंगे 2π तक करेंगे, 0 से लेके कहाँ तक 2π तक, समझ गया ना। कहाँ से करेंगे 0 से लेके 2π तक, समझ में आ रहा है। यहाँ पे पहले इसके साथ x से मल्टीप्लाई किए के लेमडा आर डी थीटा इंटू एक्स, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किए, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किए। अच्छा लेमडा के जगह पे हम लिखे नहीं, अभी लिख देते हैं, ठीक है ना। देखो
बराबर के एक्स लेमडा की जगह पे लिखा हुआ था लेमडा नोट कॉस थीटा, नहीं कॉस फाई था तो हम थीटा एंगल पे जाके कट किए हैं तो कॉस थीटा लिखेंगे इंटू लेमडा की जगह पे लेमडा नोट कॉस थीटा सवाल में दिया हुआ है इंटू आर डी थीटा बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर कितना 3/2 का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, तो देखो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे। पहला कट जो है हम कहाँ कट करेंगे, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 पे, और फिर चलते 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 फिर यहाँ पर आएंगे, फिर कितना थीटा इक्वल टू 2 पाई तक, तो पूरा रिंग कवर हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और 2 पाई तक चलना है हमको, तो 0 से लेके 2 पाई, ठीक है 0 से लेके 2 पाई। तो बताओ यहाँ पे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू कितना कांस्टेंट है, तो बताओ के एक्स लेमडा नॉट कांस्टेंट है इंटू आर भी कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, बाई बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इंटू डी थीटा 0 से 2 पाई। अब इसका इंटीग्रेशन सबको याद रहना चाहिए, कितना होता है बताओ कि कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हमको निकालना है। कॉस थीटा अगर आप कैसा होता है, ऐसा होता है 0 से 2 पाई तक, ये 0 है यहाँ 2 पाई है। बताओ यहाँ से यहाँ तक तो प्लस है, यहाँ से यहाँ तक माइनस, और यहाँ से यहाँ तक प्लस, 2 को प्लस ऊपर 2 को माइनस नीचे, टोटल कितना हो गया 0 से 2 पाई 0, तो इसका वैल्यू तो आने वाला है 0। तो इसको हम लिखना, लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस कितना आ गया 0। मैंने एक्स एक्सिस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं है इस रिंग के कारण, अच्छी बात है। अगला देखना है वाई एक्सिस में, बिल्कुल निकालेंगे। वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो बताओ कितना दिया है वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड। वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है के लेमडा आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 जे कैप। तो करो कितना है के लेमडा आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस साइन थीटा है, कॉस थीटा कहाँ से, साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर कितना 3/2। अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कितना के लेमडा आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर कितना 3/2। अब देखो इसको भी करेंगे 0 से लेकर 2 पाई, 0 से 2 पाई, तो वाई एक्सिस के अलोंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो वाई एक्सिस के अलोंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई। बताओ के लेमडा की जगह पे लिख लेंगे लेमडा नॉट कॉस थीटा इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, लेमडा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई कितना एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर कितना 3/2। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास वाई एक्सिस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, के लेमडा जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, आर स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर निकालिए, और बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 भी कांस्टेंट है बाहर निकालिए। तो इंटीग्रेशन बच गया कितना कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा 0 से लेके कितना 2 पाई। तो यहाँ पे साइन थीटा को टी मान लो, या इसको एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे करने से क्या होगा, ऊपर साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो वाई एक्सिस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के लेमडा नॉट आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को ऊपर जगह में लिख जाएगा साइन 2 थीटा और बाई 2 बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से 0 से 2 पाई इंटू डी थीटा। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन बताओ कितना होता है, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन तो सबको पता है कितना होता है माइनस कॉस 2 थीटा। तो के लेमडा नॉट आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू 1/2 तो पहले से इसका हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करते हैं, तो थीटा का कोफिशिएंट 2 है, या थीटा था ना एक्स नहीं है थीटा है, डिवाइड कर दिए 0 से लेके कितना 2 पाई। चलो अब लिमिट पुट करना है बस। तो वाई एक्सिस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कितना के लेमडा नॉट आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू 1/2, पहले अपर लिमिट पुट करो तो कॉस 4 पाई होगा माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस कॉस 0 बाई तो हो गया है 2 तो लिखा ही गया है। तो कॉस 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1 और इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू 1 माइनस माइनस प्लस 1 और 1 घटना है यहाँ पे 0 आएगा, तो पूरा टर्म हो गया कितना 0, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। मैंने वाई एक्सिस के अलोंग
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से कितना आ गया 0। वाई एक्सिस के अलोंग भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। यहाँ पे ध्यान से देखो कि वाई एक्सिस के अलोंग भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0 है। एक्स एक्सिस के अलोंग भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था ना, एक्स एक्सिस के अलोंग भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। अच्छा अब बच गया जेड एक्सिस की, तो जेड एक्सिस वाला कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड एक्सिस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो जेड एक्सिस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कहाँ है, यहाँ पर है। जेड एक्सिस वाला के लेमडा आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये है जेड एक्सिस वाला। तो जेड एक्सिस वाला लिखते हैं, देखो इन्हें सब ठीक है, क्लियर हुआ। तो जेड एक्सिस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, तो जेड एक्सिस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है के लेमडा आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर कितना है 3/2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस को अलोंग निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा जेड एक्सिस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द जेड एक्सिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई जेड कितना है के लेमडा, लेमडा की जगह पे लिख दो लेमडा नॉट कॉस थीटा इंटू आर स्क्वायर, पहले से कॉस थीटा पहले से मौजूद है, बाई डी थीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर, इंटू नहीं है प्लस है 3/2 इंटू डी थीटा तो पहले से ही। अब बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है, के है लेमडा नोड है आर स्क्वायर कांस्टेंट है, तो के लेमडा नोड आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर निकाल लो, बच जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू कितना कॉस थीटा इंटू डी थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, देखो एगो कॉस थीटा ये कॉस थीटा ये इंटू डी थीटा इंटीग्रेशन कि कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 2π, 0 से 2π तक कर दो इंटीग्रेशन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास जेड एक्सिस के अलोंग, देखो कितना के लेमडा नॉट आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर कितना 3/2 इंटू कॉस स्क्वायर डी थीटा को हम कितना लिखेंगे, लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2θ/2, ये होता है इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का, हाफ मल्टीपल एंगल और फॉर्मूला में ई ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, ठीक है ना। हम अपने चैनल पे ही अपलोड करने वाले हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस इज इक्वल टू हो जाएगा के लेमडा नॉट आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू देखो डी थीटा, थीटा में मल्टीप्लाई होगा तो 1 का होगा थीटा और नीचे 2 है θ/2 होगा, कॉस 2θ का होगा साइन 2θ अपॉन 2 से पहले डिवाइड करेंगे क्योंकि कोफिशिएंट है इसका 2, लेकिन 2 पहले से है तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 0 से लेके कितना 2π। ये सब सारा वीडियो जो है मैथमेटिकल टूल्स में बता चुके हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग हो जाएगा के लेमडा नॉट आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर कितना 3/2 इंटू पहले लगाएंगे 2π/2 माइनस फिर डालेंगे 0, यहाँ पे डालेंगे साइन 4π हो जाएगा, साइन 4π/4 माइनस ये तो 2π डाल दिए 0 डालो तो 0/2 माइनस साइन 0/4, ये भी 0 ये भी 0, 4 से 4 साइन पाई भी 0, सॉरी ये 4π है साइन 4π का वैल्यू 0 होगा, 4 से 4 नहीं कटेगा अंदर है 4 एंगल में, इसका साइन nπ का वैल्यू 0 होता है तो बच गया सिर्फ क्या है पाई, तो बच गया अंदर पाई। तो बताओ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस की तरफ आ गया हमारे पास के लेमडा नॉट पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर बाई कितना एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर कितना 3/2, क्लियर हुआ। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जेड एक्सिस के लिए। तो बताओ कि पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारे पास कितना माइनस के लेमडा नॉट पाई आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 हो गया, ठीक है। कौन सा कैप के कैप, अच्छा माइनस क्यों लगाए, तो ध्यान से देखो कि ऊपरी वाला एक्सप्रेशन जब हम निकाले थे तो उसमें एक माइनस साइन आया था, कहाँ है यहाँ देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आया है, यहाँ पे आया है माइनस साइन, तो ई वाला टर्म तो 0 है, ई भी टर्म 0 है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही ना बचा जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो माइनस इसलिए लगा है माइनस के कैप में, क्लियर हुआ। अच्छा अब देखो ध्यान से कि अगर सवाल में ये बोल दिया जाए कि इफ, यहाँ पे बोल दिया जाए कि इफ x का वैल्यू जो है मच 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 लेस देन r है, माने x बहुत छोटा है, तो x बहुत छोटा है तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर की जगह पे, तो आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा पी पॉइंट पे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा
आ जाएगा कितना, के लेमडा नोट आर पाई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे आर स्क्वायर, उसका पावर 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा हमारे पास कितना, के लेमडा नोट पाई आर स्क्वायर बाई कितना, आर क्यूब, ये आर बार में कैंसिल, और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा पी पॉइंट पे कितना, के लेमडा नोट पाई आर बाई आर, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये सवाल था हमारा, जो बढ़िया सवाल था। क्लियर हुआ ना? ठीक है, चलो सवाल समझ में आया ना? अच्छी बात है। अगला सवाल जो है करने वाले, देखो अगला थ्योरी है। थ्योरी क्या है, या एक सवाल ही करते हैं इस वीडियो में। देखो एक सवाल जो है बढ़िया सवाल है, एसएचएम का सवाल है। देखो यहां पर एक देखो ऐसे डिस्क है, क्या है हमारा, डिस्क का मास m है, रेडियस r है, और यहाँ पर सेंटर है, सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस q, और इससे h हाइट ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है माइनस q, कितना हाइट ऊपर, स्मॉल h। ठीक है, आया समझ में, स्मॉल h। अब ये जो डिस्क है वो एक ऐसे सरफेस पे रखा हुआ है, एक ऐसे सरफेस पे रखा हुआ है जो क्या है, वो सरफेस जो है वो इनफ रफ सरफेस है। क्या है हमारा, इनफ रफ सरफेस, ऐसे दिस इज इनफ रफ सरफेस। अब इनफ रफ सरफेस के बारे में तो तुम सब समझ ही गए होगे कि जब भी फ्रिक्शन का जरूरत पड़े तो ये जो है प्रोवाइड कर देगा। अब हुआ क्या कि ये जो डिस्क है इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस किए आगे की तरफ, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किए हम आगे की तरफ, थोड़ा सा इसको आगे की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिए हम आगे की तरफ। ठीक है, डिस्क इज डिस्प्लेस्ड slightly on the surface। अब वो इनफ लिख दो, इनफ रफ सरफेस। ठीक है, इनफ रफ सरफेस। ठीक है ना, देन प्रूव दैट, पहला सवाल है इट परफॉर्म एसएचएम। दूसरा सवाल है फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल ही जाएगा तो तीसरा सवाल है फाइंड टाइम पीरियड। ये 3 को सवाल है, बढ़िया सवाल है। ठीक है, तुमको एसएचएम का भी नॉलेज जो है इसमें दे देगा, थोड़ा सा रोटेशन का भी नॉलेज जो है इसमें तुमको मिल जाएगा। ठीक है ना, चलो तो बढ़िया सवाल है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो इतने विचार से सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे सवाल क्या है, ऐसे सवाल है कि देखो जैसे यहाँ पर पहले जैसे ही यहाँ पे हमारा क्या है, डिस्क है, हमारा क्या है, डिस्क। पहले डिस्क के बारे में समझो। जैसे ही हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिए आगे की तरफ, ऐसे थोड़ा सा बन गया इधर सीधा, थोड़ा सा जैसे ही डिस्प्लेसमेंट दिए आगे की तरफ x, जैसे ही आगे हम डिस्प्लेसमेंट दिए तो ए डिस्क जो है आगे जाना चाहेगा आगे, ए जो है इस पॉइंट के अबाउट जाना चाहेगा आगे, लेकिन इनफ रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन जो है लग जाएगा किधर, पीछे। फ्रिक्शन लग जाएगा किधर, पीछे। और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, वही स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, लग जाएगा फ्रिक्शन किधर, पीछे। फ्रिक्शन जैसे ही पीछे लगेगा तो इसके तरफ एक अल्फा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में एक अल्फा आ जाएगा, एक एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा अल्फा, और इस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के कारण जो है वो प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा। क्या करेगा, प्योर रोलिंग स्टार्ट। समझ में आया ना, बोलो यहाँ पे क्लियर हुआ ना। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट जो है ये प्योर रोलिंग करना शुरू किया है, इसलिए ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल सकते हैं। क्लियर हुआ ना, बस ये डिस्क के बारे में था, डिस्क के बारे में। और एक बात और, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस पॉइंट के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, दिस इज ICM होता है mr²/2। लेकिन यहाँ से r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो इस पॉइंट पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना होगा, तुम लोग जानते ही होगे, इस पॉइंट के अबाउट होगा mr²/2 प्लस mr², इन दोनों के बीच का डिस्टेंस
तो हो जाएगा 3mr²/2। बस इतना ही चीज़ है, ठीक है, डिस्क के बारे में। अब सवाल सॉल्व करते हैं, ध्यान समझना। अब यहाँ पर हमारा था डिस्क, यहाँ पे हमारा था क्या, डिस्क, ठीक है। अब हुआ क्या, कि इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिए x, स्लाइटली क्या करती है, डिस्प्लेस कर दिए x। जैसे ही स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिए x, तो मान लो कि ये डिस्क जो है यहाँ पर आ गया, ऐसे यहाँ पर आ गया, ये डिस्क जो है यहाँ पर आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए हुआ कितना, x बहुत ही छोटा है, स्लाइटली का मतलब बहुत छोटा है। अब चार्ज तो यहाँ पे था, चार्ज क्या था, यहाँ पर था प्लस क्यू, सॉरी माइनस यहाँ पे दिया था, माइनस क्यू था चार्ज। अब क्या होगा, ध्यान सुनो, होगा क्या, ये माइनस क्यू यहाँ पे था, अब सेंटर पे चार्ज आ गया, अब यहाँ पे प्लस क्यू। अब बताओ कि माइनस क्यू प्लस क्यू को क्या करेगा अपनी तरफ, माइनस क्यू प्लस क्यू को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा फोर्स से, किसी ना किसी फोर्स एफ से। अब सुनो, अब यहाँ पे होगा क्या, समझा, ये हमारा सरफेस है ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ पे सरफेस थोड़ा सा बना लिया मैं से। अब होगा क्या, समझो कि ये सरफेस जो है इस पे नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगा, नॉर्मल रिएक्शन लाएगा इधर ऊपर की तरफ। अब इसका मास है नीचे, mg लाएगा नीचे की तरफ। इस फोर्स का मान लो ई एंगल थीटा है, तो ई थीटा है तो ई भी कितना लाएगा, थीटा। एफ का ई कॉम्पोनेंट आएगा, ई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो चार्जेज के बीच में अट्रैक्शन का, तो एफ ई का ई कॉम्पोनेंट आएगा एफ ई कॉस थीटा, और एफ ई का ई कॉम्पोनेंट आएगा एफ ई साइन थीटा। लेकिन देखो एक बात बताओ कि एफ ई कॉस थीटा जो है, जैसे ही इसको डिस्क को ऊपर ले जाना चाहेगा तो ग्रेविटी जो है इसको नीचे खींच लेगा। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि एफ ई कॉस थीटा प्लस नॉर्मल ऊपर की तरफ फोर्स बराबर नीचे की तरफ फोर्स, ये तो बैलेंस है, ये जो बैलेंस है, तो ना डिस्क ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है, क्योंकि एफ ई कॉस थीटा जो है कुछ नहीं करेगा। लेकिन एफ ई साइन थीटा जो है, ए वाला कंपोनेंट एफ ई साइन थीटा, इस डिस्क को फिर से अपने मीन पोजीशन पर लाने का प्रयास करेगा, फिर से मीन पोजीशन पे लाने का प्रयास करेगा, इसलिए डिस्क जो है फिर से अपने मीन पोजीशन पे आएगा। और जैसे ही मीन पोजीशन पे आएगा तो इस तरह का कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है, अच्छी बात है। तो बताओ कि नेट जो फोर्स है वो एफ ई साइन थीटा है। लेकिन एक बात बताओ कि ये जो डिस्क है वो इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है, रोलिंग कर रहा है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन माने हैं, तो या इस एक्सिस के अबाउट जो है हम थोड़ा सा क्या करने वाले हैं, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, इस एक्सिस के अबाउट जो है टॉर्क का इक्वेशन लिखना चाहते हैं। तो एट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन में टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू अल्फा। आई जो है किसके अबाउट, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, इंटू अल्फा। तो टाउ कितना है, टाउ कितना है। अच्छा एक चीज और, एक बात बताओ कि फोर्स लग रहा है इधर, तो सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन आएगा इधर की तरफ, सेंटर ऑफ मास एसीओ में। तो बताओ कि यहाँ पे टाउ इक्वल टू लिखेंगे, टाउ इक्वल टू किसका, टॉर्क। तो बताओ कि टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, mg का टॉर्क जीरो, क्योंकि एक्सिस से पास कर रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही। इस फ्रिक्शन का टॉर्क भी जीरो, क्योंकि यहीं से पास हो रहा है। नॉर्मल का टॉर्क भी जीरो, क्योंकि इसी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है। और टॉर्क सिर्फ और सिर्फ किसका है, देखो इसका है, एफ ई साइन थीटा का, इसके कारण। तो इस एक्सिस के अबाउट जो है फिर से ये डिस्क जो है वो इधर घूमेगा ऐसे, ठीक है, किसके कारण, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के कारण डिस्क इधर घूमना चाहेगा, माने मीन से यहाँ पे आएगा एक टॉर्क जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, टाउ रीस्टोरिंग होगा, ठीक है ना, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो टाउ रीस्टोरिंग कैसे लिख सकते हैं, तो टाउ रीस्टोरिंग होगा सिर्फ एफ ई का। तो एफ ई का फॉर्मूला क्या होता है, एफ आर साइन थीटा। तो बताओ आर क्रॉस एफ होता है, तो फोर्स इधर है और डिस्टेंस कितना है आर, तो हो जाएगा एफ आर, अब एफ और आर के बीच में एंगल साइन थीटा है 90 डिग्री है, बराबर आई। उसके बाद निकाल लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 mr² था इंटू अल्फा। अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे, प्योर रोलिंग कर रहा है तो अल्फा की जगह पे लिखेंगे हम ए सेंटर ऑफ मास अपॉन आर, ये तो पहले ही बता चुके हैं, ठीक है ना। तो अल्फा की जगह पे लिखेंगे ए सेंटर ऑफ मास अपॉन कितना, आर। बोलो क्लियर हुआ। तो बताओ फोर्स, ये फोर्स है हमारा, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो बताओ कि कौन सा, इसको लिखेंगे कितना, फोर्स कितना है हमारा, एफ ई साइन थीटा है, एफ ई साइन थीटा। देखो ना सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ ई साइन थीटा है ये वाला।
तो यहाँ एफ की जगह पे एफ साइन थीटा लिखोगे तो और बढ़िया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एफ साइन थीटा का टॉप लिखना है ना, तो लिखेंगे एफ साइन थीटा। ठीक है, इंटू आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर और एफ के बीच में, फोर्स इधर, डिस्टेंस ए इस एक्सिस से, इंटू उनके बीच में एंगल तो 90 डिग्री है, इंटू आर बच गया साइन 90 का वैल्यू 1 बराबर 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। अल्फा लिखेंगे कितना, ए सेंटर ऑफ मास बाई आर। एक आर से एक आर कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल। बताओ क्लियर हुआ? तो बताओ एफ ही कितना लिखेंगे? फोर्स का फॉर्मूला होता है कितना, 1 बाई या के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखो। के Q1 भी Q है, Q2 भी माइनस Q है, लेकिन हम मैग्नीट्यूड लिखना चाह रहे हैं बाई आर स्क्वायर। वो माइनस साइन बताएगा सिर्फ अट्रैक्शन का, माइनस साइन जो बता रहा है, ये जो दोनों के बीच में फोर्स है माइनस साइन बता रहा है कि ई माइनस चार्ज और प्लस चार्ज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पे के Q1 Q2 बाई आर, आर नहीं, आर कितना है, आर कितना है देखो, ध्यान सुनना। ए वाला डिस्टेंस कितना है, वाला सही वाला, ये दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस कितना है निकाल सकते हो। देखो ए वाला हाइट दिया था पहले से h, अभी दिया है x, तो ए डिस्टेंस हो गया हमारा कितना, √h² प्लस x²। तो ए डिस्टेंस हो गया √h² प्लस x²। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देख सकते हो √h² प्लस x², ई तो आर ना हुआ, उसका होल स्क्वायर लिखना है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कैसे लिखोगे, तो देखो साइन थीटा भी लिख सकते हैं, इस थीटा के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर x और हाइपोटेनस हो गया √h² प्लस x²। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कितना, x अपॉन √h² प्लस x² के पावर कितना 1/2, ये साइन थीटा हो गया, बराबर हो गया 3/2 m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर हो गया के क्यू स्क्वायर बाई स्क्वायर से रूट कैंसिल और ये हो जाएगा h² प्लस x² के पावर कितना 1/2 प्लस 1, 3/2 बराबर कितना 3/2 m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हो, कितना, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा कितना, हो जाएगा 2kq² बाई 3 इंटू h² प्लस x² के पावर 3/2। ठीक है, अब इंटू एक्स, एक एक्स छूट गया, इंटू एक्स। अब एक बात बताओ कि स्लाइटली डिस्प्लेस किए थे, याद करो सवाल था कि स्लाइटली डिस्प्लेस किए हैं। तो स्लाइटली डिस्प्लेस्ड होता है तो हम SHM में सिखा चुके हैं कि स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट के लिए x का वैल्यू टेंडिंग टू बाद क्या होता है 0, x टेंडिंग टू 0 माने h² प्लस x², h बहुत ही कम होता है, तो h² प्लस x² ऐड करेंगे तो लगभग h² के नंबर बराबर आएगा, क्योंकि x बहुत ही कम है, तो h² में बहुत ही कम टर्म ऐड करेंगे तो h² आएगा। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के पास एक एक्सेलरेशन आ जाएगा 2kq² अपॉन 3 इंटू h² प्लस x² की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे कितना से, h² से, उसके पावर 3/2 इंटू एक्स, 2 से 2 कैंसिल और हमारे पास सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन आ गया कितना 2kq² बाई 3h³ इंटू एक्स। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से आराम समझो, देखो ध्यान से कि सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन है किधर, सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन है इधर, लेकिन ध्यान से देखो डिस्प्लेसमेंट हम दिए थे इधर, डिस्प्लेसमेंट जो x है जो दिख रहा है x, वो डिस्प्लेसमेंट किधर है, डिस्प्लेसमेंट दिया देखो इधर, डिस्प्लेसमेंट दिए थे हम इधर x है, x जो था ये वाला वो इधर दिए थे, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट दिए थे हम इधर ऐसे, और सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन आया इधर, देखो ग्रीन कलर से, सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन किधर आया है इधर, मतलब सेंटर ऑफ मास और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर वेक्टर फॉर्मेट में अगर लिखना चाहें हम, तो वेक्टर फॉर्मेट में क्या लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे कि सेंटर ऑफ मास का वेक्टर फॉर्मेट इक्वल टू माइनस लगाना पड़ेगा 2kq² अपॉन 3h³ इंटू एक्स वेक्टर। देखो a इज इक्वल टू जो है प्रूफ कर दिए -ω² समथिंग इंटू एक्स, a बराबर माइनस समथिंग इंटू एक्स। तो हम पढ़े होंगे कि a बराबर अगर हम प्रूफ कर देते हैं -ω² तो हो जाता है SHM प्रूफ, तो वो तो SHM प्रूफ हो गया, ठीक है ना, SHM क्या हो गया प्रूफ। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा की जगह पे यहाँ पे ये दिया हुआ है,
तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 2k³ स्क्वायर बाई कितना 3h³। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट निकाल सकते हो, ओमेगा इक्वल टू आ गया 2, के जगह पे लिख दो 1/4πε0 पहले से 3 है इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन कितना h³। अब एक मास कहीं पे छूट गया है शायद, मास कहाँ छूटा है, कहाँ पे मास छूटा है, 3/2 m से छूट गया है, यहाँ पे m छूट गया है, m यहाँ पे m छूट गया था, m से डिवाइड कर दिए m, यहाँ पे m हो गया 3m, यहाँ पे m आ जाएगा m। क्लियर हुआ? तो बताओ 2 से 2 बार में कैंसिल, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो हमारे पास बता दो ओमेगा इक्वल टू आ गया अंडर रूट कितना क्यू स्क्वायर बाई 3 दूना 6 पाई एप्सिलॉन नॉट mh³। दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्क। क्लियर हुआ? अच्छा, टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2π/t इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 6π एप्सिलॉन नॉट m इंटू h³ का रूट। हमको टाइम पीरियड निकालना है, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π, अब उसको सबको ऊपर भेजना पड़ेगा, तो 6π एप्सिलॉन नॉट mh³ बाई कितना क्यू स्क्वायर। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ SHM। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो? तो टाइम पीरियड आ गया। अब हमको थोड़ा सा हम तुमको फील देते हैं कि एक्चुअल में ये SHM कैसे कर रहा है, ठीक है ना? देखो समझना ध्यान से, थोड़ा सा हम इससे फील देते हैं। कैसे कि यहाँ पर एक डिस्क था, यहाँ पे क्या था डिस्क, अब यहाँ पे चार्ज था प्लस माइनस क्यू और यहाँ पे चार्ज था प्लस क्यू। हम इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पर ले आए, देखो यहाँ पे ले आए, अब प्लस क्यू चार्ज यहाँ गया, अब ये दोनों जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी ऊपर तो जा नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी जो है उसको नीचे ऊपर जाने नहीं देगा। अब ध्यान से देखना कि फोर्स का ई कॉम्पोनेंट जो है आएगा इधर, एफ का ई कॉम्पोनेंट आया था ई थीटा था, तो एफ का ई कॉम्पोनेंट आया था एफ कॉस थीटा, अब एफ का इधर आया था एफ साइन थीटा। अब एफ साइन थीटा इधर लगेगा, हम डिस्प्लेसमेंट दिए हैं आगे, तो एफ साइन थीटा लग रहा है पीछे। जैसे ही इस पे लगेगा फोर्स तो ई फिर से आएगा इधर, रोलिंग करेगा, थोड़ा सा रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा इस एक्सिस ऑफ इंस्टेंटेनियस के पास, एक्सिस ऑफ इंस्टेंटेनियस रोटेशन के कारण जो है यहाँ पे एक टॉर्क जनरेट होगा, जिसे रिस्टोरिंग टॉर्क। अब फिर से ये घूम के यहाँ पर आएगा, लेकिन ये रुकेगा नहीं क्योंकि इसके पास एक टॉर्क आ गया है रिस्टोरिंग टॉर्क, तो थोड़ा सा ये और आगे चल जाएगा ऐसे, फिर से यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे ही थोड़ा सा आगे जाएगा तो फिर जो है अब यहाँ पे चार्ज आ गया प्लस, अब फोर्स जो है अब यहाँ पे ऐसे आएगा। अब बताओ कि यहाँ पे थीटा होगा तो ये वाला जो है फोर्स का एक कंपोनेंट इसको ऊपर जाने नहीं देगा, लेकिन इसके कारण फोर्स आएगा रिस्टोरिंग फोर्स इधर। जैसे ही रिस्टोरिंग फोर्स इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर आएगा, तो फिर से ये जो है फिर इस एक्सिस के बाद जो है रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा यहाँ पे इस एक्सिस के बाद, फिर से ये घूमेगा इधर, फिर यहाँ पर पहुंचेगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे, इस पॉइंट के बाद जो है हमेशा क्या करने लगेगा, वो SHM करने लगेगा। क्लियर हुआ ना? और उसका SHM का टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो हम निकाल ही दिए। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो? समझ में आया? चलो ठीक है, क्लियर हुआ ना? अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पर बेस्ड बढ़िया प्रॉब्लम कर लिए, ठीक है। अगले वीडियो में जो है पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, एक स्ट्रेट वायर के कारण, कंडक्टिंग वायर के कारण।